ज्योग्राफी वाले आ गए हुए। क्या हाल चाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका एक और नए चैप्टर के साथ, एक नई क्लास के अंदर और बढ़िया से चैप्टर के अंदर। कैसी है जनता जनार्दन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूं कि अभी तक की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और जो ये माहौल तुम्हारे बना हुआ है अभी तक, इस माहौल को तुम पूरा प्रॉपर यूटिलाइज भी कर रहे होगे और अपने नोट्स अच्छे से बनाते चल रहे होगे टाइम टू टाइम। शायद तुम चीजों को आपका और भी अच्छे लेवल पर लेकर जा रहे होगे। आज का जो चैप्टर है हमारे पास, उसका नाम है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अच्छा चैप्टर है, बहुत सारे मैपिंग के क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से डिकोड होते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें ऐसी बताता चलूंगा जो कि शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस चैप्टर से आती रही है बोर्ड्स के अंदर। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम करते हैं चैप्टर को शुरू। अब देखो, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की जब आप बात करते हैं तो आपके पास ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के टोटल मेजर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास तीन दिखाई देते हैं। एक तो हम देखते हैं लैंड ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें हम अभी आपका सारी चीजें पढ़ेंगे, कैसे रोडवेज हैं, क्या रेलवेज हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। फिर आता है एयर ट्रांसपोर्टेशन, और एयर ट्रांसपोर्टेशन के साथ आती है आपकी वाटर ट्रांसपोर्टेशन। ये तीन मेजर ट्रांसपोर्टेशन आपको दिखाई देने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। और आपको यह भी समझ में आएगा कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो ये ट्रांसपोर्टेशन आपको दे रखे हैं उनके क्या क्या पर्सपेक्टिव हैं, क्यों वो जरूरी है, कौन सा मींस बहुत चीपर है, कौन सा आपका बहुत जल्दी है पेरिशेबल आइटम को पहुंचाने के लिए। तो ये सारी चीजें अब हम आगे देखने वाले हैं। पर उससे पहले मैं जरा ये जानना चाहता हूं कि एक बार आपने इस चैप्टर को देखने से पहले आपने शायद एनसीईआरटी के अंदर ये टेबल देखी होगी, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास आता है लैंड। अब लैंड का जो मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसको हमने टोटल आपका तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक तो होता है रोडवेज, एक होता है आपका रेलवेज, और एक होती है पाइपलाइन। ये बहुत लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी हमारे पास आ रही है, एलपीजी वगैरह को आपका ट्रांसफर करने में, गैसेस को ट्रांसफर करने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप वाटर की तरफ जाएंगे तो वाटर को दो पार्ट में तोड़ रखा है। एक तो तोड़ रखा है इनलैंड, जो कि किसी कंट्री के अंदर ही अंदर आपका ट्रांसपोर्ट को इधर से उधर ले जाने में मदद करता है, और एक तोड़ रखा है आपका सीवेज या फिर ओशियनिक रूट। उसके अलावा अगर आप एयर की तरफ जाएंगे तो एयर में आपको एक नेशनल वे दिखाई देता है और एक इंटरनेशनल वे दिखाई देता है। एयरपोर्ट में आप जाते हैं तो एक तो हम विद इन दी कंट्री आपका ट्रैवल कर रहे होते हैं नेशनल्स के लिए, और एक इंटरनेशनल हमारे एयरपोर्ट्स होते हैं जो कि हम यहां पर आपका देखते हुए चलते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले अगर तुम लैंड ट्रांसपोर्ट में देखते हो तो देयर आर थ्री मेन फॉर्म्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया एज ऑफ नाउ। एक तो सबसे पहले हम रोडवेज के बारे में बात करेंगे, दूसरा हम रेलवेज के बारे में बात करेंगे, और तीसरा हम पाइपलाइन के बारे में बात करेंगे। अगर तुम इंडिया की सड़कों से वाकिफ हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास दो तरीके की सड़कें हैं भाई साहब। एक तो वो सड़कें जिन पर चलते 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 तुम बड़े हुए हो और आज यहां तक पहुंच रहे हो, और शायद अभी बड़े भी हो रहे होगे, अभी और बड़े होगे तो गांव की वो सड़कें जो कि कच्ची हैं, पगडंडी हैं, जिन्होंने तुम्हें हमेशा चलना सिखाया है, जिन पर गिरकर तुम नेशनल हाईवेज की तरफ आ जाए हो। ठीक है, तो पहले तो अनमेटेलिक रोड जो कि हम आपका गांव में देखते हुए आते हैं, या फिर आपका शायद कहीं कस्बे वगैरह में तुम देखते होगे, जो कि बेसिकली आपका ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और पहले जमाने में भी आपका अनमेटेलिक रोड्स वगैरह बहुत सारे होते थे जिनको हम एंशिएंट रूट्स पर यूज भी किया करते थे। विद द इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हमने धीरे धीरे कर आज जो सड़कें हैं वो और अच्छी सड़कें बनानी शुरू कर दी हैं। अब उसमें आपका कोलतार डलता है, अब उसमें आपका जो है बहुत सारे मेटल्स डलते हैं। इन चीजों का इस्तेमाल करते करते हम आपका कहां पर आ गए, आज मेटल रोड की तरफ आ गए, क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है। अब हर किसी को जल्दी है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने पर। अगर ऐसे आपका अनमेटेलिक रोड होंगे तो हम ट्रेवल ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम देखते हैं कि आज जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रही है उनको इस्तेमाल कर हम धीरे धीरे कर मेटेलिक रोड की तरफ जा चुके हैं। रोपवेज, केबलवेज एंड पाइपलाइंस वर डिवाइज्ड टू कैटर टू डिमांड्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग स्पेसिफिक गुड्स अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। अब जैसे तुम आपका कहीं पर जाते हो किसी दर्शन वगैरह करने में, तो तुमने देखा होगा रोपवेज नीचे से ऊपर पहुंचा रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, जिसको तुम पनडुब्बी पनडुब्बी कहते हो, क्या कहते हो उसको, पगडंडी, क्या भैया क्या नाम देते हो उसको। तो वो ऐसे आपका जो है दिखाई देंगे तुमको। ठीक है, केबल वेज दिखाई देंगे एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचाने के लिए। तो इनका भी इस्तेमाल अब धीरे धीरे कर क्या हुआ है, बहुत तेजी से आपका निकलता हुआ आया है। सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो इंडिया के रोड ट्रांसपोर्ट के आपका बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप इंडिया के रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ देखेंगे तो इट हैज वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन दी वर्ल्ड।
मेरा सवाल तुमसे ये है कि अगर भारत के पास नंबर 2 पर है तो सर कमेंट सेक्शन में मुझे ये बता देना फर्स्ट नंबर की जो सबसे आपका अच्छी अच्छी तो छोड़ो, लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है वो कौन सी कंट्री के पास है, वो कौन सी कंट्री के पास है, ये कमेंट सेक्शन में फेंक के मानना। ए बाबू सुन रहा है ना, आंसर लिखना है कमेंट सेक्शन में, सुन रहे हो? हाँ इधर आओ। उसके बाद विद अ टोटल लेंथ ऑफ, अब इसकी लेंथ पेपर के अंदर एमसीक्यू के तौर पर आ सकती है, तो इसकी लेंथ कितनी है 60 to 16 लाख किलोमीटर, और ये एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से बता रखी है 2022 2020 और 2021। मैं एक बार 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 कह रहा हूं, मैं एक बात बार बार कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, आई डोंट नो कि तुम किताबें पढ़ते भी हो कि नहीं पढ़ते हो, या कोई और किताबें देखता भी है नहीं देखता है। मैं लगातार आपका किताबों को छांटता हूं, मैं ये देखता हूं कि कौन सी किताब में आपका क्या डेटा आया हुआ है। भाई साहब अगर अभी भी तुम पुराने डेटा के हिसाब से पढ़ रहे हो तो पेपर में फंसोगे, मैं तुम्हें बता रहा हूं, नंबर में दिक्कतें हो जाएंगी। इसलिए नए डेटा के हिसाब से जो ये वन शॉट्स हैं, ये इसमें मैंने नया डेटा लिया है, और तुम भी अगर नहीं है तुम्हारे पास वो किताबें तो ऑनलाइन डाउनलोड कर कर पढ़ लो। इस क्योंकि जो तुम्हारा सैंपल पेपर आया है उसमें भी 2020 और 2021 के हिसाब से ही आपका चीजें कर रखी हैं। द प्रिंसली स्टेट एंड ब्रिटिश इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस 20 ईयर रोड प्लान, ये आपका तैयार किया था 1961 में। अब ये 20 ईयर रोड प्लान आपका 1961 में जब तैयार किया गया, वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ रोड्स इन इंडिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने आपका जो है बेसिकली ये चीज देखी, हमने ये चीज देखी कि जो कंडीशन है आपका रोड्स की, जो कंडीशन है आपका रोड की, उसको इंप्रूव करने के लिए एक प्लान लेकर आए, 20 ईयर रोड प्लान। ठीक है, हाउएवर रोड कंटिन्यू टू कंसंट्रेट इन एंड अराउंड अर्बन सेंटर, रूरल एंड रिमोट एरियाज हैड लीस्ट कनेक्टिविटी बाय रोड। तो अब क्या होगा, अगर तुम देखते हो तो जो हमारे गांव होते हैं और जो बाकी आपका रिमोट एरियाज है जहां पर बहुत तेजी से आपका पहुंचा नहीं जा सकता, वहां पर आज भी हम आपका कनेक्टिविटी रोड के लिए थोड़े परेशान रहते हैं, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है, उनको अभी भी आपका जो है वापस डेवलपमेंट की जरूरत है। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस रोड आर क्लासिफाइड एज नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज एंड डिस्ट्रिक्ट रोड एंड रूरल रोड। अब ध्यान से देखना, नेशनल हाईवेज तुमने देखे होंगे, जब तुम सड़क पे से जा रहे होते हो तो तुम्हारे पास बहुत सारे आपके हाईवेज होते हैं। ठीक है, बहुत सारे हाईवेज हो रहे होते हैं, उस पर लिखा होता है, जैसे नाम लिखे होते हैं कि NH44 हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपका NH7 हो गया, ये पहले आपका जो है NH44 ही होता था एक तरीके से, NH1 हो गया, नेशनल हाईवे 1, ऐसा लिखा हुआ होता है। ठीक है, फिर उसके अलावा एक डिस्ट्रिक्ट होते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट वाले कौन से होते हैं, इनको भी अभी अपन पढ़ेंगे कि डिस्ट्रिक्ट वालों का क्या काम होता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब तुम घुसते हो, एक डिस्ट्रिक्ट में जैसे तुम घुस जाते हो, तो एक डिस्ट्रिक्ट की अलग से आपकी सड़कें होती हैं जो कि स्टेट हाईवेज मोस्टली आपका मेंटेन कर रहे होते हैं। उसके अलावा एक होते हैं आपके पास स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवेज मतलब आपका जो है ये सरकार, राज्य सरकारों का आपका जो है स्टेट हाईवेज का मेंटेन करने का काम इन्हीं के पास होता है। और एक होती है गांव की, जो कि ग्राम प्रधान वगैरह आपके गांव में बनवाते होंगे, जो बच्चे आपका गांव से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा कि गांव में आपका सड़कें डल रही होती हैं जब इलेक्शन आते हैं। तो ये तो मोस्टली आपका हर जगह ही होता है, पर रूरल मतलब प्रधान जी वगैरह आपका ये गांव की सड़क डलवाते हैं, बीटीसी मेंबर होते हैं, वो सब आपका ये काम करते हैं। अब जैसे NH4 है, ये सबसे आपका लॉन्गेस्ट है, ये सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है। ठीक है, अगर तुम्हें पता हो तो ये जोड़ता है आपका कश्मीर से कन्याकुमारी को। ये कहां से कहां तक जोड़ता है, ये जोड़ता है कश्मीर से कन्याकुमारी को। अब भाई साहब मेरी बात सुनना बहुत दिमाग से, पहला क्वेश्चन मैंने पूछा कि कौन सी कंट्री में आपका सबसे ज्यादा, और जो बच्चा एक साथ मेरे ये वन शॉट खत्म होने तक सारे क्वेश्चन के आंसर देगा और एक ही साथ लिख के देगा, उसका कमेंट में लाइक करूंगा। ठीक है, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ता है। अब मुझे बताना सबसे शॉर्टेस्ट जो हाईवे है, सबसे शॉर्टेस्ट हाईवे है, वो कहां से कहां तक कनेक्ट करता है, मतलब किन किसको कनेक्ट करता है, और उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, ये कमेंट सेक्शन में फेंक के मारना ध्रुव। ठीक है, तो ये बात आ गई तुम्हें समझ में कि एक तो अगर हम आपका मेंटेनेंस ऑफ रोड के हिसाब से देखते हैं तो नेशनल हाईवे होते हैं हमारे पास, स्टेट हाईवे होते हैं, मेजर हाईवेज होते हैं, मतलब मेजर हाईवेज डिस्ट्रिक्ट रोड होते हैं, और फिर उनके साथ आपका जो है बेसिकली रूरल की तरफ आ जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना आपको बताने जा रहा हूं, ये तुम्हें आपका बहुत मतलब एकदम से हिट भी करेगा। ये बेसिकली आपका हिस्ट्री का पार्ट होता है, बट अपने आप पास दे रखा है, क्योंकि अगर तुम सबसे पहले देखोगे तो शेरशाह सूरी नाम का एक शासक हुआ करता था। शेरशाह सूरी का नाम सुना है तुमने?
सुना है क्या? सुना है क्या? शेरशाह सूरी बहुत आपका जो है एक शासक हुए थे, अब ज्यादा नहीं बोलूंगा इसके बारे में। रॉयल रोड्स की आपका जो है तौर पर इन्होंने आपका बनवाई थी। आज भी इनकी रोड कलकत्ता से पेशावर वाली जो रोड है, ये अब तो आपका जो है वो नहीं है, वैसे आपका जो है कांधार वगैरह होके, बट पहले इसने आपका ऐसी बहुत बड़ी बड़ी रोड्स बनवाए थे, कलकत्ता से सीधे आपका इधर काबुल, इधर फिर आपका जो है इधर तक जा रही है रोड्स, ठीक है, पाकिस्तान तक की आपका रोडें बनवा दी इसने। तो शेरशाह सूरी जो है इसने रोड की कंडीशन को आपका इंप्रूव करने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए क्या किया, ड्यूरिंग इंडस वैली टू सोनार वैली, भाई साहब ये इंडस वैली से आपका कनेक्ट कर दिया इसने सोनार वैली। सोनार वैली कहां पर है? बंगाल के अंदर। इसी रोड को हम नाम देते थे जीटी रोड। जीटी का मतलब होता है ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है। और ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, ब्रिटिश के टाइम पर आपका इन्होंने क्या कर दिया, कलकत्ता से पेशावर को आपका कनेक्ट कर दिया। अब ये अंग्रेजों के नाम पर हो गई, बट ये सबसे पहले बनवाकर कौन गया था? तो बनवाकर गया था शेरशाह सूरी। एमसीक्यू में आपका ये क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, अगर मैं होता बोर्ड का पेपर बना रहा होता तो ये क्वेश्चन पूछता। एट प्रेजेंट इट एक्सटेंड फ्रॉम अमृतसर टू कोलकाता। अब ये कहां से कहां तक जाती है? अमृतसर से कोलकाता, क्योंकि अब हम पाकिस्तान को कनेक्ट कर नहीं सकते, तो अमृतसर से कलकत्ता तक हमने आपका इसको छोड़ दिया है। रोड ट्रांसपोर्टेशन इन मॉडर्न सेंस वाज वेरी लिमिटेड इन इंडिया बिफोर वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू से पहले, जब आपका 1939 से 1945 का टाइम पीरियड देख रहे हो आप, अंग्रेज हमें आपका जो है क्या रख रहे थे? गुलामों की तरह रख रहे थे, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि अच्छी रोड हो जाएंगी तो फिर बाकी लोग भी आपका आराम से अंदर आ सकेंगे और उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी आसानी से यहां पर पहुंच सकेंगे। तो उन्होंने बहुत अच्छा डेवलपमेंट रोड वाइज आपका यहां पर नहीं किया था। फर्स्ट अटेम्प्ट, सीरियस अटेम्प्ट जो बनाया गया वो 1943 में आपका पहली बार रोड्स को अच्छा करने के लिए बनाया गया, जिसको हम नागपुर प्लान के नाम से भी जानते हैं। बाद में इसको विड्रॉ कर दिया गया, वो अलग बात है। बट सबसे पहली बार जो पहला अटेम्प्ट आया था, सीरियस अटेम्प्ट, जिसमें आपका जो है हमने देखा कि रोड्स वगैरह आपका बनेंगी, वो नागपुर प्लान के अंदर लेकर आया गया था। अगर तुम नेशनल हाईवेज को देखते हो तो नेशनल हाईवेज की तरफ जाने से पहले नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सबसे पहली बार आपका कब बनाया गया? 1995 में। पहला क्वेश्चन। मेरा दूसरा क्वेश्चन तुमसे ये है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मैं ऑप्शन दे देता हूं। क्या ये दिल्ली में है? क्या ये आपका मुंबई में है? क्या ये हैदराबाद में है? ठीक है, क्या ये चेन्नई के अंदर है? तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में फेंक के मानना कि भाई साहब लो ये है, यहां पर है हेडक्वार्टर, ठीक है। तो ये इसका हेडक्वार्टर आप मुझे बताएंगे, और उसके साथ साथ आपका जो है सबसे पहली बार कब आया? 1995 में। एनएचएआई का काम क्या होता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम होता है देश की जितनी भी आपका नेशनल हाईवेज है उनको बिल्ड करना, उनकी मेंटेनेंस को आपका देखना, उनको परखना। ये सारा काम कौन करता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी। ऑटोनोमस बॉडी का मतलब है किसी के दबाव में आपका काम नहीं कर रही है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। और कौन देख रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट। ये बेसिकली आपका इसको देखने का काम करता है। इट इज इंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ नेशनल हाईवे। सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हो रही है? नेशनल हाईवे की बात हो रही है। दिस इज ऑल्सो द एपेक्स बॉडी टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ रोड्स। भाई साहब, क्वालिटी ऑफ रोड से आपका याद आया मुझे, नितिन गडकरी जी आजकल आपका बहुत एक्टिव हो गए हैं। नितिन गडकरी जी आपका रोड बनाते हैं, हमारे यहाँ सड़कें बनाते हैं, पर बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा जब उनके बेटे की कंपनी को प्रॉफिटेबल आपका जो देखना पड़ा। तो अब ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं, तुम डिसाइड करो कि भाई क्या सही है क्या नहीं है। एज नेशनल हाईवेज, द मेन रोड विच आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर नोन एज द नेशनल हाईवेज। तो अगर नेशनल हाईवेज को बनाने का आपका जो दामोदार है वो किसके ऊपर रहेगा? वो हमेशा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर रहेगा। उसको कोई स्टेट गवर्नमेंट, उसको कोई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या फिर कोई आपका रूरल वाली गांव वगैरह वाली रोड्स नहीं देखेंगी। उसके अलावा मेन रोड्स विच आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आर नोन एज नेशनल हाईवेज एंड दीज रोड आर मेंट फॉर इंटरस्टेट। इंटरस्टेट का क्या मतलब समझते हो तुम? जैसे मान लो मैंने यहां से आपका कश्मीर से अपनी यात्रा शुरू करी। अब कश्मीर से होते होते फिर मैं आपका जो है बेसिकली आया, नीचे पहुंचा, मैं यहाँ भोपाल तक आपका आ गया, फिर भोपाल से आगे आपका जो है नागपुर पहुंच गया मैं, फिर नागपुर से आगे मैं आपका जो है जा रहा हूँ कहाँ पर? नागपुर से आगे मैं आपका हैदराबाद पहुंच गया, फिर हैदराबाद से होते हुए ये सारी जो रोड है, अब ये एक स्टेट से आपका जो है बेसिकली दूसरे स्टेट की तरफ, दूसरे स्टेट से तीसरे की तरफ, ऑल्दो ये तो यूनियन टेरिटरी भी है, ठीक है। तो जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं तो इनको कनेक्ट करने का जो काम करता है वो करते हैं हमारे नेशनल हाईवेज, ठीक है। मतलब इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरी स्टेट को कवर करने का काम जो है वो नेशनल हाईवेज के थ्रू होता है। एंड द मूवमेंट ऑफ डिफेंस मैन एंड मटेरियल इन स्ट्रेटेजिक एरियाज। ज्यादातर अगर मान लो आपका जो है बेसिकली कोई ऐसा स्ट्रेटेजिक इलाका है जहां पर सामान पहुंचाना है, और डिफेंस का मतलब आपका सामान है,
तो डिफेंस हमारे बहुत ही ज्यादा आपका फ्रेजाइल नेचर का है। क्यों? क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव चीजें हैं, हम बता नहीं सकते। तो उनकी मूवमेंट के लिए भी अगर बड़े बड़े आपका जो है बेसिकली कहीं से ट्रक निकलने हैं, कुछ निकलना है, तो उनके लिए भी आपका हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। These also connect the state capitals। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो, मैंने तुम्हें बताया भोपाल, भोपाल के अलावा आपका नागपुर, नागपुर तो कैपिटल नहीं है बट भोपाल है। ऐसे ही आपका जो है बेसिकली हैदराबाद पहुंच गए। तो अलग अलग जो कैपिटल्स हैं अलग अलग जगह की, उन कैपिटल्स को आपका कनेक्ट करने का काम कर देता है। ठीक है, मेजर सिटीज, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, रेलवे जंक्शन एटसेट्रा। द लेंथ ऑफ द नेशनल हाईवे हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 19,700 किलोमीटर, जो कि 1951 में थी, अब कितनी हो गई है 1,36,440 किलोमीटर इन 2020। डेटा फिर से आपका अच्छा हो चुका है, इस डेटा को पढ़ लेना, मैं बार बार बोल रहा हूं, नया डेटा है, नए वन शॉट है, इसीलिए आपका जो है बेसिकली आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों को और आप बताएं कि भैया नया डेटा के साथ पढ़ाई करनी है, क्योंकि हमारे पास अगर नया डेटा नहीं होगा तो एग्जाम में एग्जामिनर नंबर काट सकता है, क्योंकि सैंपल पेपर में जो यूज किया है सीबीएसई ने वो नया डेटा यूज किया है। तो कहां से था 19,700 से 1,36,440 किलोमीटर यहां तक हमें दिखाई देता है। नेशनल हाईवे कॉन्स्टिट्यूट ओनली अबाउट 2% of the total road length but carry 40% of the road traffic। अब तुम सोचो, जितनी हमारे पास रोड्स बनी हुई हैं उसका जस्ट 2% है हमारे पास नेशनल हाईवे, बट पूरे इंडिया के अंदर जितना आपका बल्क ऑफ अमाउंट सामान जाता है, जितना आपका बेसिकली हमारे पास जो लेंथ है, वो जो टोटल आपका रोड ट्रैफिक है, जितने लोग आपका निकल रहे हैं, उसका 40% सिर्फ नेशनल हाईवे पे से आपका होकर जा रहा है। मतलब अगर 100% है तो 100% में 40, 2% सड़कों पर 40% लोग आपका फंसे हुए हैं, तो भाई साहब ऑब्वियस सी बात है कि ट्रैफिक की कंडीशन कहां से इंप्रूव होगी, आप मुझे बताओ। उसके अलावा अगर आप देखते हैं ध्यान से तो आप देखिएगा जरा, नेशनल हाईवे 1,36,440 किलोमीटर। उसके अलावा अगर आप देखते हैं स्टेट हाईवेज की कंडीशन, तो स्टेट हाईवेज है 1,76,818 किलोमीटर, और बाकी जो बची हुई रोड है वो आपका इधर आ जाएंगी 59 लाख के करीब, 2,539। तो टोटल लेंथ हमारी आपका इतनी बसी हुई मिलेगी। ये भी डेटा 2020 और 21 का है, लेटेस्ट वेबसाइट से हमने उठाया है, morth.nic.in। ये मतलब मैंने नहीं उठाया, एनसीईआरटी वालों ने उठाया, ठीक है। अब इसी नेशनल हाईवे में यहां से एक क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वो कैसे पूछ सकता है कि एनएचएआई के व्हाट आर द मेजर प्रोजेक्ट लेड बाय एनएचएआई। एनएचएआई क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और उसके दो मेजर प्रोजेक्ट के ऊपर आपका बात करने जा रहा हूं। पहला है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और दूसरा है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो देश के अंदर हमने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्यों बोला है? गोल्डन मतलब आपका जो है सोने जैसी आपका चीज है, जहां से हमें मेजर बेनिफिट मिल रहा है। तो अगर मैं अपने चारों कोनों को देखूं तो हमारे देश के अंदर 4 मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई, ठीक है। अगर यहीं पर आपका सड़कों का निर्माण बहुत अच्छा नहीं होगा, अगर यहीं पर आपका कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं होगी, तो लोग तो समझेंगे कि आपका सारी चीजें बेकार हैं। तो क्या होता है कि आप इन चारों को मेजर कनेक्टिविटी के साथ, मतलब यहां से यहां कनेक्टिविटी अच्छी हो, यहां से यहां कनेक्टिविटी और यहां से यहां कनेक्टिविटी, इन चारों को जोड़ने के लिए आप एक प्रोजेक्ट निकालते हैं, जिस प्रोजेक्ट का नाम आपने दिया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है, इसकी टोटल लेंथ है 5,846 किलोमीटर, और इसमें दो तरीके के आपका लेन्स बिछाए गए हैं। कई जगह आपका 4 लेन प्रोजेक्ट है, कई जगह 6 लेन प्रोजेक्ट है। अब जब आप घर से बाहर जाएं अगली बार, तो अपने फादर के साथ जाएं, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जाएं, उनसे पूछिएगा कि पापा ये जो सड़क जा रही है 6 लेन जा रही है, 4 लेन जा रही है, या फिर आपको पता भी होना चाहिए। उसके साथ साथ यहां पर ये किस किस को कनेक्ट करेगा? 4 मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज को, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, द टाइम, द डिस्टेंस एंड कॉस्ट ऑफ मूवमेंट, मेगा सिटीज तक पहुंचने के लिए तुम्हारी सब कम हो जाएगी। मतलब जितना पेट्रोल पहले लगता था उतना नहीं लगेगा, फिर उसके साथ साथ आपका जो है बेसिकली डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो टाइम भी आपका बचेगा, बहुत सारी चीजें आपका इससे इंप्रूव हो जाएंगी। दूसरी जो है उसमें है, पहला है नॉर्थ साउथ और दूसरा है ईस्ट वेस्ट। मतलब अगर मैं आपको कनेक्ट कर दूं, तो अगर आप बेसिकली इस इलाके से आपका जा रहे हैं, ये कौन सा इलाका है? ये वेस्ट का इलाका है। और अगर इधर आ रहे हैं इधर की तरफ, तो ये कौन सा इलाका हो गया? ईस्ट। और अगर इधर की तरफ जा रहे हैं इधर वाला इलाका, तो ये कौन सा इलाका है? नॉर्थ। और अगर इधर जा रहे हैं तो ये कौन सा है? साउथ। अब ध्यान से सुनना, किस किस को कनेक्ट करेगा? एक तो श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर विद कन्याकुमारी, तो यहां से शुरू कर लो। ये क्या है? श्रीनगर। और श्रीनगर से आपका जो है बेसिकली किसको कनेक्ट कर रहा है? ये
कन्याकुमारी को कनेक्ट कर रहा है। तो ये तो हो गया नॉर्थ साउथ। उसके अलावा अगर तुम जाओगे कोची सालेम सपुर विद 406 किलोमीटर लेंथ रोड, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हैज बीन प्लान टू कनेक्ट सिलचर इन असम विद द पोर्ट टाउन ऑफ पोरबंदर। गांधी जी वाला आपका जो है जगह आ गई है, इधर पोरबंदर और इधर बेसिकली आपका असम वाला इलाका, यहां पर सिलचर है। इन दोनों को आपका कनेक्ट करने के लिए पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। लगभग इसकी लेंथ जो देखेंगे आप 3640, अगर नॉर्थ साउथ की देखेंगे तो नॉर्थ साउथ की टोटल लेंथ है 4076 और इसकी लेंथ कितनी है, तो इसकी लेंथ है 3640 किलोमीटर। तो ये एक प्रोजेक्ट आपका चलाया गया है भारत सरकार के द्वारा। ये दो प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे लगातार आपका क्वेश्चन बनते रहेंगे और इनको याद भी आपने रखना है। या अगर आप देख भी रहे हैं तो यहां पर आप देख लीजिए, ऐसा आपका जो है बेसिकली कुछ दिखाई देगा आपको। ये दिल्ली से आपका बेसिकली इधर मुंबई वाले इलाके पर आप पहुंच जाएंगे यहां तक, फिर उसके बाद आपका जो है बेसिकली इधर चेन्नई वाले इलाके पर पहुंचेंगे, चेन्नई तक पहुंचते पहुंचते फिर यहां से आप कलकत्ता पहुंचेंगे। ये पूरा आपका एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का हिस्सा आपको दिखाई दे जाएगा। अब अगर आप देखते हैं तो उसके बाद आते हैं स्टेट हाईवेज पर। अब जरा ध्यान से देखो, जब तुम कभी घुसते हो किसी भी आपका जगह पर, राजकोट, अदलाज, साबरमती, फिर उसके बाद आपका जो ऐसे ऐसे नाम आपका देखने को मिलते हैं, तो इनको जो मेंटेन है, ये वाले जो रोड सब आपके आ जाते हैं, जैसे तुम्हें ये सड़कें आपका पड़ी हुई दिखाई देंगी, तो इनको मेंटेन करने का काम कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। और स्टेट गवर्नमेंट को आपका जो है देखने के लिए क्या आते हैं, स्टेट हाईवेज। दे आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और ये किस किस को कनेक्ट करते हैं, किसी भी स्टेट की कैपिटल को, किसी भी स्टेट की कैपिटल को और दूसरे स्टेट की कैपिटल के साथ आपका कनेक्ट करने का काम करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैपिटल को करेंगे, कैपिटल से डिस्ट्रिक्ट को भी आपका कर सकते हैं। किसी आपका जगह पर डिस्ट्रिक्ट है उसको भी कनेक्ट करने का काम करते हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को भी आपका कनेक्ट करते हैं। तो दीज रोड आर कनेक्टेड टू नेशनल हाईवेज, क्योंकि अगर ये डायरेक्टली आपका डिस्ट्रिक्ट में कनेक्टेड रहेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। जैसे तुम यहां से बाहर निकलोगे डिस्ट्रिक्ट के, तो कोई रोड होगी जो कि डायरेक्टली आपको नेशनल हाईवे के साथ कनेक्ट कर रही होगी, और ये पूरी रोड का आपका लगभग 4% है जो कि टोटल रोड लेंथ में आपका आती है। 31 मार्च 2016 द टोटल लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे वाज 1,76,000 और जो करंट में है वो मैंने तुम्हें आपका बता दी। अब आते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड पर। डिस्ट्रिक्ट रोड बेसिकली आपको तुम्हें ऐसे दिखाई देते हैं। तुमने वो देखी है पंचायत में आपका जो वो जा रहे होते हैं ना सचिव जी, वो बिल्कुल ऐसी रोडों पर से आपका होते हुए जा रहे होते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट रोड आपका जो है बेसिकली लिंक करती है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को बाकी इंपॉर्टेंट पोजीशन से डिस्ट्रिक्ट की। दे अकाउंट फॉर 14% ऑफ द टोटल रोड लेंथ। अब तुम सोचो इतनी बड़ी लेंथ है और फिर आपका वहां पर पॉपुलेशन तो बहुत कम ही रहेगी, क्योंकि अब सारी पॉपुलेशन कहां पर आ रही है, शहरों की तरफ। 31 मार्च को आपका जो है 5,61,490 किलोमीटर 2016 तक, और फिर 95% ऑफ टोटल रोड लेंथ आर दिस ओनली, ठीक है। उसके अलावा रूरल रोड पर जाओगे तो रूरल रोड में आपका जो है इंडिया का जो सब्सटेंशियल पोर्शन है ज्यादातर आपका इन्हीं रोड पर है। लगभग 70.023% टोटल रोड्स इन इंडिया यही है। दीज रोड आर वाइटल फॉर प्रोवाइडिंग लिंक्स इन रूरल एरियाज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल रोड। और ज्यादातर आज के जमाने में आपका इन सड़कों को बनाने का जो काम किया जा रहा है, ये वाली जो सड़कें तुम देख रहे हो जगह जगह से, ये ज्यादा अच्छी लगती है मुझे आपका कम से कम डिस्ट्रिक्ट वगैरह वाली रोड से। आजकल इनकी जो क्वालिटी है वो ज्यादा अच्छी हो रही है। तो एक प्रोजेक्ट, एक भारत सरकार एक स्कीम चलाती है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, PMGSY कहते हैं इसको। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंदर क्या होता है कि गांव की जो सड़कें हैं उनको बनाने का काम किया जाता है। और ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, ये 2000 में आया था, बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू अनकनेक्टेड रूरल हैबिटेशन। द स्कीम envision that these roads will be constructed and maintained by the village पंचायत। तो अब जो हमारी विलेज पंचायत होती है वो क्या करेगी, इन सड़कों को आपका बनवाने का काम करेगी। क्लियर है इतनी बात। इसके अलावा अब एक और तरीके की रोड होती है, एक और बॉडी है जो कि बहुत अलग अलग प्रोजेक्ट्स को आपका चलाती हुई जाती है। इस बॉडी का नाम है BRO। BRO का मतलब क्या होता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1960 के अंदर। ये क्या काम करती है, जितने भी हमारे बॉर्डर से लिंक्ड इलाके हैं उन इलाकों के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम करती है, सड़कें बनाने का काम करती है, और उनको एक जगह से दूसरी जगह पर आपका कनेक्ट करने का काम करती है, जिससे क्या हो सके ऐसे दुर्गम इलाकों में जैसे लद्दाख हो गया, कश्मीर हो गया, फिर इधर गुजरात वाली लाइन हो गई, उन इलाकों में आपका जो है जहां पर भी बेसिकली बाकी सड़कें आपका नहीं बन पा रही हैं, उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए वहां तक चीजें आसानी से पहुंच सकें, 6 महीने आपका वो रोड कट ना रहे, उसकी जिम्मेदारी आपका कौन उठाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन उठाता है।
और ये इसलिए भी क्योंकि वो इलाके आपका डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर अगर हमें कोई सामान पहुंचाना है, कोई चीज पहुंचानी है, तो जल्दी से जल्दी वो आपका वहां पर पहुंच सके और इंप्रूवमेंट हो सके, उससे स्ट्रेटेजिकल लोकेशन अच्छी हो सके। नदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द कंट्री में ज्यादातर ऐसे प्रोजेक्ट चलाने का काम आपका यही करते हैं। ज्यादातर हाई ऑल्टीट्यूड, अब हाई ऑल्टीट्यूड की जब बात हुई है तो हाई ऑल्टीट्यूड्स में आपका जब भी मैं बात करूंगा तो बेसिकली लद्दाख की अभी मैंने बात की, कश्मीर की बात की, उन इलाकों की बात हो रही है, माउंटेनियस टेरेन रीजन। चंडीगढ़ विद मनाली, ये अभी आपका जो है इस बार बारिश में बहुत कट भी हुआ था, टूट गया था आपका रास्ता, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेह लद्दाख वाला इलाका, और दिस रोड रन्स एट एन एवरेज ऑफ ऑल्टीट्यूड 4270 मीटर की हाइट पर आपका जो है बेसिकली रोड्स हैं, और भी इससे ऊंचाई पर भी हमने आपका रोड बनते हुए देखी हैं बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो इस चीज को आप याद रखेंगे कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि कंस्ट्रक्शन का काम करती है, मेंटेनेंस ऑफ रोड्स को आपका देखती है, स्ट्रेटेजिकली बहुत सेंसिटिव है। इसके अलावा बीआरओ का एक और भी काम है स्नो क्लियरेंस करने का। स्नो क्लियरेंस क्या होता है, जैसे कई सारी ऐसी रोड्स हैं लद्दाख के अंदर जहां पर बहुत 6-6 महीने आपका बर्फ पड़ती है, उस इलाके को आपका कवर करने के लिए, उस इलाके को आपका जो है बेसिकली बर्फ हटाने के लिए, क्लियरेंस देने के लिए, जिससे आर्मी बाकी आपका जो लोकल लोग हैं वो यहां से आवाजाही कर सकें, उसका काम भी आपका ये देखते हैं। एंड द इंटरनेशनल हाईवे आर मेंट टू प्रमोट द हार्मोनियस रिलेशन विद द नेबरिंग कंट्रीज बाय प्रोवाइडिंग इफेक्टिव लिंक्स विद इंडिया। तो हमें यह भी करना पड़ेगा समय समय पर, जैसे आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड है खारदुंगला, यहां से आपका देखो ये आर्मी के ट्रक्स जा रहे हैं, ये लोग हैं, यहां से कनेक्टिविटी हो रही है। अब ये चेंज हो चुका है, अब ये चेंज हो चुका है, लद्दाख में ये एक रोड है उमिंगला नाम से, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड बना दिया गया, इसको भी बीआरओ ने बनाया है। ये देखो ऐसे कनेक्टिविटी, लाहौर से पहले दिल्ली ट्रेन चलती थी, अब नहीं चलता। ये कश्मीर में अमन सेतु, अब आजकल ये बंद है, बारामुल्ला वाली साइड आपका देखने को मिलता है, अब तो नहीं है ये, अब यहां से आपका आवाजाही नहीं होती, पहले होती थी आपका यहां से, ठीक है। तो अगर वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट टनल भी तुम देखोगे, जिसको भी आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, इसका नाम है अटल टनल। अटल टनल आपका देखते हैं तो लगभग 9.02 किलोमीटर की आपका लेंथ की है ये, है ना, कहां गया, हाँ 9.02 किलोमीटर की लेंथ की है, बिल्ट बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये टनल ना होने से पहले आपका जो बेसिकली इलाका है स्पीति वगैरह वाला, मनाली वाला, ये इलाका पूरा कट रहता था। अब ये क्या करता है, ये मनाली से और लाहौल स्पीति को एक्सेस देने का काम करता है, पूरे साल अब आप यहां से आवाजाही कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले 6 महीने के लोग कट जाते थे आपका इस इलाके से, क्योंकि बर्फ बहुत पड़ती है और इलाके में आपका आवाजाही नहीं हो पाती थी। द टनल बिल्ट विद अल्ट्रा मॉडर्न स्पेशलाइजेशन, पीर पंजाल ऑफ हिमालय से और बेसिकली ऑल्टीट्यूड ऑफ 3000 मीटर पर यह बनी हुई है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, ठीक है सर, क्लियर है इतनी बात। उसके अलावा भारत सरकार एक और भी प्रोजेक्ट चला रही है जिसको हम कहते हैं भारत माला परियोजना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो ये भारत माला परियोजना क्या है, अगर हमारे जितने भी इकोनॉमिक कॉरिडोर हैं, जैसे अभी मैंने आपको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बताया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बताया, उन सबको आपका जोड़ने के लिए लगभग 26,000 किलोमीटर लेंथ का आपका इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे हम। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर आर एक्सपेक्टेड टू कैरी मेजॉरिटी ऑफ फ्री ट्रैफिक ऑन दीज रोड। तो अब क्या होगा, जब ये भारतमाला प्रोजेक्ट बन जाएगा तो ज्यादातर आपका ट्रैफिक हम इन रूट्स पर डाइवर्ट कर सकेंगे और इससे अच्छी आपका जो है बेसिकली चीजें निकल कर आ पाएंगी। प्रोग्राम फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रिंग रोड्स। रिंग रोड का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो आपका शहर है और आपको किसी शहर के अंदर नहीं जाना है, आपको किसी दूसरी जगह जाना है, तो रिंग रोड का क्या काम होता है, वो बाहरी बाहर से आपको जो है बेसिकली शहर के बाहर निकाल देता है। तो आपको शहर के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, आप शहर से आपका बाहर होते हुए बाहर ही निकल जाइए, आप शहर के अंदर बिल्कुल मत आइए, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और बाकी सारी आपकी चीजें भी बचेंगी। तो ये रिंग रोड आपका बनवाने के लिए बाईपास रोड, एलिवेटेड कॉरिडोर्स, है ना, इन सब चीजों को आपका जो है ट्रैफिक पास को कम करने के लिए, इनकी एफिशिएंसी को अच्छा करने के लिए ये सारे आपका काम हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या इतनी बातें तुम्हें अभी तक आपका समझ में आ गई हैं? अगर इतनी बात आपका क्लियर है तो एक बार कमेंट सेक्शन में आपका लिखकर बता दो रॉजर दैट, रॉजर दैट। तो इतनी बात तुम्हारे समझ में अगर आ गई है तो जरा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा लिखा हुआ भी तुमने देखा होगा, जैसे कभी तुम मनाली वगैरह जाते हो या कहीं पर जाते हो तो देखो जरा ध्यान से कि ऐसी कुछ आपका जो है खबरें मिलने लग जाती है। ये नॉर्थ ईस्ट वाली साइड आप जा रहे हैं, नाथुला पास की तरफ, सिक्किम में पड़ता है ये, ठीक है, थेंगू फिर याकला, तो ऐसा लिखा होता है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन आपका स्वागत करती है। बिसाइड दिस बीआरओ आल्सो अंडरटेक स्नो क्लियरेंस, ये बात आपको बता दिया मैंने हाई ऑल्टीट्यूड्स के अंदर,
इंटरनेशनल हाईवे प्रमोट करने के लिए आपका बताए गए हैं, ये बात भी आपको मैंने बताई। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड इज नॉट यूनिफॉर्म इन द कंट्री। डेंसिटी ऑफ रोड्स, लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया वेरीज ओनली 12.14 किलोमीटर। ये किलोमीटर कर लेना दोस्त इसको, किलोमीटर इन जम्मू एंड कश्मीर, 517.77 किलोमीटर इन केरला, with a national average of 142.68 किलोमीटर इन 2011। तो ये डेटा है, ये बेसिकली आपको याद करते हुए जाने। और डेंसिटी ऑफ रोड जो है इज हाई मोस्ट ऑफ द नदर्न स्टेट एंड मेजर सदर्न स्टेट के अंदर आपका वहां पर डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है, बाकी जगह आपका एवरेज हमारे चलती हुई जा रही है। मेनली बिकॉज कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इज इजी एंड चीपर इन द प्लेन एरियाज। अगर आप माउंटेन के अंदर जाएंगे तो वहां पर पैसा बहुत लग जाता है, एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है, फिर वहां पर जो कंस्ट्रक्शन के लिए चीजें चाहिए वो बढ़ जाती है। प्लेन्स में आपको रोड बनाना बहुत कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। It is low in the Himalayan region, northeastern region, Madhya Pradesh and Rajasthan. This is because it is difficult to construct road in hilly and plateau areas. ठीक है, अब इसके बाद जो हम दूसरी तरफ चल रहे हैं उसका नाम है आपका रेल ट्रांसपोर्ट। ठीक है सर, अब रेल ट्रांसपोर्ट को देखिएगा। इंडियन रेल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। पिछले चैप्टर में जो आपका पढ़ाया था मैंने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाला, उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि सबसे लंबा आपका कौन सा रहता है। इट फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ बोथ फ्रीट एंड पैसेंजर्स। अब तुम देखते हो तो जैसे आपका रेलवे हमारी जारी होती है तो रेलवे के अंदर लोग अपनी गाड़ियां भी भेजते हैं, एक जगह से दूसरी जगह गाड़ी भेजते हैं, बड़ा बड़ा बोझा भेजते हैं सामान के साथ, लोग भी जाते हैं आपका डेली ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो क्या होता है, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। महात्मा गांधी सेड दैट इंडियन रेलवे ब्रॉट पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर टुगेदर टू कॉन्ट्रीब्यूट इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। अब जो इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल था अगर आप देखेंगे तो मुझे कश्मीर की बातों को आपका कश्मीर कन्याकुमारी में समझाना है, तो वो क्या होगा, लोग जाएंगे, एक्सचेंज होंगे, लोगों को पता लगेगा। अब तो चलो सोशल मीडिया का जमाना है, पर उस समय गांधी जी कहते थे लोग ट्रैवल करते हैं तो बताते हैं कि हमने आपका ऐसे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे लड़ाई की थी, हमारे ऐसा है। तो रेलवे क्या कर रहा है, रेलवे आपका एक दो कल्चर्स को आपस में आपका कनेक्ट कर रहा है, दो कल्चर्स को आपस में क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। और जब ये कल्चर आपका कनेक्ट होते हैं तो महात्मा गांधी का ये स्टेटमेंट, कभी भी अगर रेल ट्रांसपोर्ट का आपका क्वेश्चन आए तो आपको स्पेसिफिकली मेंशन कर आना है, जिससे आपके नंबर 2 गुना अच्छे हो जाए। इंडियन रेलवे वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1853 इंडिया के अंदर, व्हेन अ लाइन वाज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम बॉम्बे टू थाने। ये सबसे पहली लाइन थी 1853 में, जो कि मुंबई से थाने को आपका, पहले तो बॉम्बे बोलते थे इसको, बॉम्बे टू थाने आपका कनेक्ट करने का काम करती थी। 34 किलोमीटर का डिस्टेंस था और अंग्रेजों ने इस रोड को आपका बनाने का काम किया। इंडियन रेलवे इज द लार्जेस्ट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग टू द कंट्री। अब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग का क्या मतलब रहता है, जैसे तुमने देखा था कि कनाडा के अंदर आपका जब हमने पढ़ा था तो वहां की रेलवे को भी आपका कौन कनेक्ट कर रहा था, गवर्नमेंट देख रही थी। तो ये हमारे यहाँ जो आपका रेलवे चलती है इसको भी कौन देखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही आपका मैनेज करती है और गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग्स के अंदर ये आता है। इंडियन रेलवे नेटवर्क इज 67,956 किलोमीटर। ईयर बुक, रेलवे की ईयर बुक आती है अपनी, उसमें आपका 2019-20 के हिसाब से डेटा रखा है। इट इज वेरी लार्जली साइट पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन अ सेंट्रलाइज और रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम। अब तुम सोचो इतना बड़ा नेशनल रेलवे सिस्टम है, उसको मैनेज करने के लिए कितना प्रेशर लगता होगा, कितनी सारी चीजें आपका आती होंगी। ये सारी चीजें आपका जो है मैनेजमेंट के लिए बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है। हमको लगता है कि अच्छा आज यहां से अनाउंसमेंट नहीं हुआ, यहां से ये नहीं हुआ, पर हम धीरे धीरे अगर कोशिश करें तो बहुत सारी चीजें डेवलप हो सकती हैं। सब ठंडे ही है एक तरीके से अगर देखा जाए, अगर काम आपका अच्छे लेवल पर लेकर जाए गवर्नमेंट अगर देखे तो और चीजें आपका डेवलप तो हो सकती हैं, ये तो मानने वाली बात है। ठीक है, रेलवे सिस्टम हैज बीन डिवाइडेड इनटू 17 जोन्स। अब देखो यहां से अगर पेपर में क्वेश्चन नहीं बना तो क्या बना, अगर यहां से क्वेश्चन पेपर में नहीं बना तो क्या बना। तुम्हारी बुक के अंदर एक आपका फोटो दे रखी होगी, फोटो क्या दे रखी होगी, टोटल हमारा जो पूरा रेलवे इंडिया का है उसको टोटल 17 जोन में डिवाइड कर रखा है। यहां से एमसीक्यू के मैच द फॉलोइंग का एक क्वेश्चन बन सकता है। कैसे क्वेश्चन बन सकता है, जैसे वो एक तरफ लिख देगा ईस्ट सेंट्रल, ठीक है, ईस्ट सेंट्रल के अलावा एक क्वेश्चन आपका नीचे लिख के दे देगा वो नॉर्थ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। फिर एक तरफ आपका लिख के दे देगा मेट्रो, ठीक है। तो इसके साथ साथ फिर वो आपका एक जगह लिख देगा, कहीं पर मान लो गुवाहाटी लिख दिया उसने, एक तरफ आपका कोलकाता लिख दिया, फिर कुछ लिख दिया और इनको कह देगा मैच द फॉलोइंग कर दो, इनको कह देगा मैच द फॉलोइंग कर दो। ये एक क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आपको दिखाई दे सकता है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगर सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर आपको दिखाई देगा तो उसका हेडक्वार्टर आपको दिखाई देगा मुंबई में, मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल।
अगर ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है तो वो दिखाई देगा आपको कलकत्ता के अंदर। अगर किसी को बहुत ज्यादा आपका जो है ऐसे कर कर अच्छे लेवल पर पढ़ाई करनी है तो मेरी तुमको एक गुजारिश है, मेरी तुमको एक गुजारिश है भाई, प्रॉपरली आपका जो है बेसिकली क्या करना, प्रॉपर एक मैप आपका जो है लेकर आना, ठीक है, प्रॉपर एक मैप आपका लेकर आना और मैप के साथ आपका जो है बेसिकली इसको ट्रेस करना शुरू करना, ठीक है, मैप के साथ इसको ट्रेस करना शुरू करना तो बहुत अच्छे से आपका जो है तुमको समझ में आएगा। अगर उसने लिख दिया है ईस्टर्न सेंट्रल मुंबई तो यहां पर आपका जो बेसिकली लिखकर बनाओ कि सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर आपका कहां पर है, तो सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है, यहां पर लिख दो, यहां पर लिख दो, ठीक है, और यहां पर लिखने के बाद आपका जो है क्या करो, उसको आपका जो बेसिकली लिखते जाओ। ऐसे ही अगर आपका बेसिकली उसने पूछा, सॉरी मुंबई सेंट्रल का कहां पर है, मुंबई में, ऐसे ही अगर वो ईस्टर्न का पूछ रहा है तो ईस्टर्न का कहां पर है, तो ईस्टर्न का आपका लिख दो कि कहां पर है, कलकत्ता के अंदर है। तो ऐसे कर कर मैप में इसको लोकेट करना, मैप में लोकेट करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ईस्ट सेंट्रल हाजीपुर बिहार वाली साइड, ईस्ट कोस्ट ये उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा भुवनेश्वर, ठीक है, उड़ीसा, उड़ीसा बेसिकली आपका भुवनेश्वर। नदन रेलवे, अब इतना बड़ा आपका नदन रेलवे है, उसका हेडक्वार्टर आपका कहां पर होगा, जो उसकी आपका वहां पर बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी होगी जिसका नाम है आपका न्यू दिल्ली। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर है, इलाहाबाद में। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर है, गोरखपुर, गोरखपुर कहां पर है, यूपी के अंदर। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ये गुवाहाटी में पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका पेपर में मार्किंग करने को आ सकती है मैप के अंदर, मलीगांव भी कहते हैं इसको गुवाहाटी। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर ये जयपुर में पड़ेगा। सदर्न रेलवे हेडक्वार्टर ये चेन्नई में पड़ेगा। साउथ सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर ये सिकंदराबाद में पड़ता है, ठीक है, सिकंदराबाद में एक आर्मी का सेंटर भी है बहुत मेजर सा। साउथ ईस्टर्न पे जाओगे तो कलकत्ता आपको देखने को मिलेगा। साउथ ईस्ट सेंट्रल ये साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर बिलासपुर में देखने को मिलेगा। साउथ वेस्टर्न हुबली। वेस्टर्न रेलवे मुंबई चर्च गेट वाला। वेस्ट सेंट्रल जबलपुर और मेट्रो रेलवे आपको कोलकाता में दिखाई देगी। ये टोटल आपका 17 जोन है, इनको प्लीज मैप पर मार्क कर कर पढ़िएगा, तो मैं बता रहा हूं लाइफ इजी लगेगी, मैप पर आपका मार्किंग थोड़ी सी अच्छी आपको दिखाई देगी। इसके अलावा अपन और आगे बढ़ते हैं तो तुम उसकी विड्थ के हिसाब से, जैसे मान लो अगर ये मेरा आपका जो है बेसिकली रेलवे की ट्रैक लाइन है, रेलवे की ट्रैक लाइन है, ये रेलवे ट्रैक लाइन जा रही है, तो इसकी जो चौड़ाई है, ये वाली जो आपका इसकी चौड़ाई है, ये चौड़ाई के हिसाब से, इसकी विड्थ के हिसाब से, इसको विड्थ बोलते हैं, ठीक है, इसको विड्थ बोलते हैं। तो इस चौड़ाई के हिसाब से जो रेलवे ट्रैक की विड्थ है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेक, इसको टोटल 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, टोटल 3 कैटेगरी में आपका डिवाइड किया गया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, टोटल 3 कैटेगरी कौन सी है, पहली है ब्रॉड गॉज। ब्रॉड गॉज को अगर आप देखेंगे तो इनका जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द रेलवे ब्रॉड गॉज, ये कितना होता है 1.676 मीटर, ठीक है, और इनकी टोटल लेंथ देखोगे तो इसकी आपका देखने को मिलेगी 63,950 किलोमीटर। ये 2019-20 का डेटा है। अगर तुम मीटर गॉज को देखते हो तो मीटर गॉज आपका क्या होता है, इसकी जो लेंथ होती है, इसकी जो लेंथ होती है ये 1 मीटर देखने को मिलेगी। कितनी देखने को मिलेगी, 1 मीटर। कितनी देखने को मिलेगी, 1 मीटर, और टोटल लेंथ 2402 किलोमीटर। फिर आते हैं नैरो गॉज के ऊपर। नैरो गॉज कितनी है, नैरो गॉज की आपका जो बेसिकली रहती है वो रहती है 0.762 किलोमीटर से लेकर 0.610 मीटर के बीच की आपका लेंथ दिखाई देती है। ज्यादातर टॉय ट्रेन वगैरह आपका जब आप देखते हैं तो उसमें आपका इसका इस्तेमाल भी कर लेते हैं। द टोटल लेंथ ऑफ नैरो गॉज इज 1604। अब तो लगभग आपका ये सिर्फ एक पर्पसफुल के लिए आपका छोड़ दी गई है, वरना ये लगभग ही आपका खत्म हो चुकी है, ठीक है। इंडियन रेलवे हैज लॉन्च्ड एक्सटेंसिव प्रोग्राम टू कन्वर्ट द मीटर एंड नैरो गॉज टू ब्रॉड गॉज। बहुत सारे प्रोग्राम चला रही है भारत सरकार जिससे ये रोड्स भी आपका कन्वर्ट हो जाए ब्रॉड गॉज के अंदर। मोरओवर स्टीम इंजन्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन। आजकल तुम देखते हो तो रेलवे किस पे चल रही है, ज्यादातर आपका इलेक्ट्रिक पे चल रही है, पहले कोयले के ऊपर चलती थी, अब धीरे धीरे करके डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन पर आपका आ गए हैं। दिस स्टेप हैज इंक्रीज द स्पीड एज वेल एज द हॉलेज कैपेसिटी। अब कोयले की आपका स्पीड वाली ट्रेन तो आपका अपने हिसाब से चलेगी, अब जो आजकल चल रही है इलेक्ट्रिसिटी से और फिर आपका डीजल से, वो उनकी स्पीड भी तेज है कंपैरेटिवली, और उसके साथ साथ कंपैरेटिवली आपका क्या हो गया, वहां की एफिशिएंसी भी अच्छी हो गई है। रिप्लेसमेंट ऑफ स्टीम इंजन्स रन बाय कोल हैज आल्सो इंप्रूव्ड द एनवायरनमेंट ऑफ स्टेशन, क्योंकि अब बहुत ज्यादा आपका बेसिकली धुआं नहीं होता, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन नहीं होता, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा नहीं होता है। मेट्रो रेल हैज एवोल्यूशनाइज्ड एन अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, क्योंकि मेट्रो के आने से क्या हो गया, एक तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है, दूसरी एक अच्छी चीज क्या हुई है कि मेट्रो जहां पर भी आपका जा रही है उससे एनवायरनमेंट आपका बहुत इंप्रूव होता हुआ जा रहा है।
मेट्रो हैज वेलकम्ड स्टेप टुवर्ड्स कंट्रोलिंग द एयर पोल्यूशन इन द अर्बन सेंटर। तो अब जैसे दिल्ली जैसे शहरों में इसका बहुत बड़ा स्टेप भी है, क्योंकि बहुत ज्यादा गाड़ियां चलती हैं, तो गाड़ियों के चलने से क्या हो रहा है, ज्यादा गाड़ियों के चलने से जो मेट्रो सिस्टम है वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होगा, बहुत सारी चीजें बढ़ेंगी। तो जो एक एयर पॉल्यूशन नाम की आपका चीज होती है उसको डिग्रेड करने के लिए आपका हमें ऐसे आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत पड़ने वाली है। अब आते हैं कोंकण रेलवे सिस्टम की तरफ। अब जरा ध्यान से देखो, ये वाला जो सिस्टम है, ये वाला जो इधर वाला इलाका है, कर्नाटका से इधर महाराष्ट्र की तरफ जाते हो, इसी को अपन कोंकण कोस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसको अपन किस नाम से जानते हैं, कोंकण कोस्ट के नाम से भी जानते हैं। उसी के बारे में बात कर रखी है। और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन रेलवे हैज बीन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कोंकण रेलवे, जो कि 1998 में बनाया गया था। लगभग 760 किलोमीटर लेंथ का आपका ये टोटल ट्रैक रूट है, कनेक्टिंग रोहा, रोहा कहां पर है, महाराष्ट्र में, और मैंगलोर, ये कहां पर है, कर्नाटका के अंदर। इट इज कंसिडर्ड एन इंजीनियरिंग मार्बल, मतलब इसको लिटरली आपका बहुत सुंदर रूट बताते हैं, अगर कभी आपका मौका मिले तो प्लीज जाइएगा जरूर। इट इज कंसिडर्ड एन इंजीनियरिंग मार्बल, इट क्रॉसेस 146 रिवर, स्ट्रीम्स, नियरली 2000 ब्रिजेस एंड लगभग 91 टनल्स आती है। 91 टनल समझ रहे हो कि मतलब देखते हुए जाओ तो नजारे ही नजारे, नजारे ही नजारे भाई साहब। एंड एशिया की लार्जेस्ट टनल विच इज नियरली 6.5, अब तो ये आपका चेंज हो गई है, कहां पर आ गई है, अटल टनल 9.5, 9.2 सॉरी, ऑल्सो लाइज ऑन दिस रूट द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका। अच्छा, ये एशिया की और वो वर्ल्ड की है, तो इसमें भी आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका आर पार्टनर इन दिस अंडरटेकिंग, तीनों की आपका जो है बेसिकली अंडरटेकिंग से आपका ये चलता हुआ आ रहा है। Area around towns, raw material producing area of plantation and other commercial crop, hill station and cantonment towns were well connected by railway। तुम जिस भी आपका जगह को देख लो, जैसे कहीं भी किसी सिटी में आपका आज पहले एक ही रेलवे स्टेशन होता था, अब दो होते हैं। जैसे आगरा, एक आपका आगरा का रेलवे स्टेशन होगा, एक आगरा कैंट होगा, ठीक है, एक दिल्ली होगा, एक हजरत निजामुद्दीन होगा, फिर एक दिल्ली कैंट का रेलवे स्टेशन होगा। तो कैंटोनमेंट एरिया के साथ आपका जो है बेसिकली ये क्या होंगे, ये बहुत वेल कनेक्टेड होती है रेलवे लाइन। और by British colonies these were mostly developed by exploitation of resources। तो उस समय ब्रिटिशर्स ने आपका क्या किया, बहुत सारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, फिर इनका निर्माण किया गया था, ठीक है। आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री रेलवे रूट्स हैव बीन एक्सटेंडेड टू अदर एरियाज टू, बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया, धीरे धीरे कर इन लाइंस को आपका बढ़ाया गया। एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हैज बीन द डेवलपमेंट ऑफ कोंकण रेलवे, ये अभी बताकर आया हूं मैं, वेस्टर्न कोस्ट प्रोवाइडिंग, ये कहां से कहां तक कनेक्ट होती है ये अपने को आपका समझ में आ गया है। उसके बाद अब अपन चल रहे हैं आपका वाटर ट्रांसपोर्ट की तरफ। अगर वाटर ट्रांसपोर्ट के पास जा रहे हो तो वाटर ट्रांसपोर्ट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट एंड चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अभी मैंने बताया था कि इनलैंड भी होता है और एक ओशियनिक वाला होता है, अभी समझेंगे कैसे। वाटर इज एन इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर बोथ पैसेंजर एंड कार्गो, दोनों सामान जाते हैं। ऐसे आपका जो है बेसिकली तुमने देखी होंगे कुछ, ये पहले चलते थे आपका जो है कहां पर, इसके अंदर चलते हैं, और इससे आपका जो है सामान भी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जाता है। इट इज एन चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्यों कहते हैं इसको चीपेस्ट, सड़क बार बार नहीं बनानी है, पानी है तो आप पानी में चलाओ बढ़िया, बस मेंटेनेंस किसका आता है, शिप्स का मेंटेनेंस आता है, ना कोई सड़क बनानी है, ना उसकी कोई देखभाल करनी है, ना कोई आपका जो है बहुत ज्यादा वो पानी की आपका ये नहीं है कि डीजल बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है। तो भैया इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की मटेरियल, फ्यूल एफिशिएंट एंड इको फ्रेंडली, मतलब बहुत ज्यादा आपका क्या नहीं कर रहा है, ना पॉल्यूशन कर रहा है ना कुछ कर रहा है, तो आराम से आप इसको यूज कर सकते हैं। और दो तरीके का होता है, एक होता है इनलैंड वाटरवे और एक होता है ओशियनिक वाटरवे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इनलैंड वाटरवे की, क्योंकि इसी के साथ आपके नेशनल वाटरवे कनेक्ट होंगे, इसी के साथ आपके नेशनल वाटरवे कनेक्ट होंगे। अब जरा इनलैंड वाटरवे को देखने से पहले एक बार ये बताओ कमेंट सेक्शन में कि क्या बात अभी समझ में आ चुकी है तुम्हें मेरी। तो अब इनलैंड वाटरवे को अगर तुम देखते हो, अब इनलैंड वाटरवे क्या होता है जरा ध्यान से सुनो। देखो, अगर जैसे मुझे मान लो आपका इलाहाबाद से लेकर जाना है कलकत्ता तक, ठीक है, तो इलाहाबाद से कलकत्ता जाने के लिए कोई ना कोई नदी जा रही होगी, कोई चीज जा रही होगी, उस कलकत्ता तक की आपका नदी तक जो जा रही होगी उसमें अगर मैं शिप चलवा दूं तो बहुत सारा सामान जो वहां से वहां जाना है वो जा सकता है आराम से। अब किसी कंट्री के अंदर भी ये हो सकता है, किसी जगह पर आसपास में आप कर सकते हैं। तो ये सबसे चीफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है बिफोर द एडवेंट ऑफ रेलवेज। रेलवे से पहले आपका इसका बड़ा बोलबाला था, पहले ज्यादातर लोग आपका बेसिकली नाव पर एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाते थे। रेलवे के आने के बाद आपका इसका जो डिग्रेडेशन हुआ है, अब लोग ज्यादातर आपका रेलवे प्रेफर करते हैं, इसको प्रेफर नहीं करते। इंडिया हैज 14.500 किलोमीटर, है ना, या पॉइंट तो ये कहां से लग गया भगवान जाने, ऑफ नेविगेबल वाटरवेज
जो कि लगभग कंट्रीब्यूट करते हैं 1% टू द कंट्रीज ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप बात करेंगे तो रिवर्स हो गई, कैनाल्स हो गए, बैक वाटर हो गए, क्रीक्स हो गए। अच्छा, क्रीक से मुझे याद आया, क्रीक से मुझे याद आया, इस गुजरात में, इस गुजरात के अंदर अपना अगर गुजरात देखेंगे आप, तो गुजरात वाली साइड में एक क्रीक है, बहुत फेमस क्रीक है, जिसके ऊपर अभी राजनाथ सिंह जी का कमेंट आया था और उन्होंने कमेंट किया था कि अगर पाकिस्तान ने अपनी हरकतें सही नहीं करी तो अगली बार शायद ऐसा हो सकता है कि नक्शे से जो आपका ज्योग्राफी है वो चेंज हो जाए। उस क्रीक का नाम बताइएगा मुझे, जो कि बेसिकली डिस्प्यूट भी है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, ठीक है। At present, 3,700 kilometers of major rivers are navigable by mechanized fleets, bottom vessels, and out of which 2,000 kilometers are actually used. 4,300 kilometers of the network at navigable canal, only 900 kilometer canal is navigable. इसका मतलब है कि आप इतने इलाके में आपका क्या कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इनलैंड वाटरवे की आप बात देखेंगे तो इसके डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है आज के समय पर। सरकार अब दे रही है धीरे धीरे करके बढ़ावा, बट इतना ज्यादा इन पर आपका फोकस नहीं किया जा रहा है। बट आप इनको पीछे नहीं छोड़ सकते, आपको इसकी डेवलपमेंट में आपका लगातार देखना पड़ेगा, इसकी मेंटेनेंस को आपका देखना पड़ेगा। रेगुलेशंस हो गए, नेशनल वाटरवेज हो गए इन द कंट्री, एंड द इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी वाज सेट अप इन 1986। ये पहला पॉइंट याद रखिएगा, यहां से आपका एमसीक्यू तैयार हो सकता है। क्या एमसीक्यू तैयार होगा कि जो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी है ये कब सेटअप की गई थी, तो 1986 में। In order to create wide waterways network and to promote inland waterway transport in the country, economical, environmental and friendly supplementary mode of transportation। तो इससे क्या क्या होगा, इकोनॉमी आपका अच्छी होगी, एनवायरमेंट बिहेवियर अच्छा होगा, हम आपका जो पॉल्यूशन वगैरह एयर पॉल्यूशन वो कम हो जाएगा, और फ्रेंडली सप्लीमेंटरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आसान से हो जाएगा। अच्छा, सरकार इसको थोड़ा सा प्रमोशन इसलिए भी नहीं देती है क्योंकि ये रास्ते बहुत इजीली यहां से आपका जो है बहुत 2 नंबर के काम आपका हो सकते हैं। कई सारे जो आपका बेसिकली घुसपैठ होती हैं वो आपका पानी के अंदर से आ जाते हैं, शिप्स के थ्रू आ जाते हैं, फिर बहुत सारे इनलीगल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपका यहां से आते हैं। तो इसलिए सरकार थोड़ा सा इसको आपका क्या करती है, रोक टोक करती है। पर ये तो सब चली रहा है, अगर आप इस पे अच्छे तरीके से पकड़ रखेंगे तो फिर यहां से आपका चीजें कम हो जाएंगी। 111 इनलैंड वाटरवे इंक्लूडिंग 5 नेशनल वाटरवे हैं जो कि डिक्लेयर कर दिए गए थे, पहले ही वर डिक्लेयर्ड एज नेशनल वाटरवे, और नेशनल वाटरवे एक्ट ऑफ 2016 के अंदर हम इनको नेशनल वाटरवे की दर्जा देते हैं। अब जैसे तुमसे अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखो, अगर तुम देखते हुए जा रहे हो तो ये पूरी नदियां आपका जो है बेसिकली यहां से इलाहाबाद से ये कलकत्ता तक का आपका रास्ता पूरा NW1, फिर उसके बाद आपका इधर ब्रह्मपुत्रा वाली नदी पर एक ये महानदी वाला है, एक यहां पर आपका जो है बेसिकली वेस्ट कोस्ट कैनाल के ऊपर है, ये सारे हैं। तो ये क्या है, ये हमारे नेशनल वाटरवे की आपका परिभाषा दिखा रहे हैं। अब जैसे इनलैंड वाटरवे की बात है तो मैं तुमको आपका ये टोटल 5 वाटरवे हैं हमारे पास, इनको जरा ध्यान से देखिएगा। अगर नेशनल वाटरवे 1 को आप देख रहे हैं तो नेशनल वाटरवे 1 आपका कनेक्ट करता है प्रयागराज से, और किसको कनेक्ट कर रहा है, हल्दिया को कनेक्ट कर रहा है। लगभग 16-20 किलोमीटर का आपका ये स्ट्रेच है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरवे है ना। इसको मैकेनिकल बोट से आपका इस्तेमाल करते हैं, जो मशीन्स वगैरह वाली बोट होती हैं, पटना तक आपका, और फिर उसके बाद ऑर्डिनरी बोट से अगर जाना चाहो तुम तो ऑर्डिनरी बोट से तो तुम हरिद्वार तक भी जा सकते हो इसके थ्रू। इतना बड़ा आपका जो है वाटरवे का स्ट्रेच चाहिए। अगर तुम टोटल देखोगे तो इसको डेवलपमेंट पर्पस के थ्रू 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो पर्पस है, पहला जो पार्ट है वो हल्दिया और फरक्का बैराज तक जाता है, जो कि लगभग 560 किलोमीटर का है। फरक्का बेसिकली आपको मिलेगा कहां पर, फरक्का बैराज कलकत्ता वाली साइड, दूसरा फरक्का पटना वाली साइड, और तीसरा पटना प्रयागराज वाली साइड जो कि 600 किलोमीटर का स्ट्रेच है। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अब ध्यान से देखना कि कौन सी नदी के ऊपर आपका ये बना हुआ है। तो तुम्हें पता होना चाहिए ये गंगा, अगर गंगा ना दिया हो तो भागीरथी आपका जो है लिख के दे सकता है वो। तो तुम्हें ये नदियां आपका जो है बेसिकली क्या करनी है, इस नदी का नाम याद रखना है, ठीक है। उसके बाद NW वाटरवे 2, नेशनल वाटरवे 2, ये कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, ये ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर बना हुआ है। कौन सी नदी के ऊपर है, ब्रह्मपुत्रा, पता होना चाहिए। सादिया धुबिया स्ट्रेच पर आपका जाता है, बेसिकली आप नेविगेबल इसको कर सकते हैं डिब्रूगढ़, जो कि लगभग 1384 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और बांग्लादेश तक आपका जो बेसिकली ये शेयर करता हुआ जाता है। NW3 की तरफ जाएंगे तो कोट्टापुरम कोल्लम, ये लगभग एक स्ट्रेच है 205 किलोमीटर का, लगभग 168 किलोमीटर की वेस्ट कोस्ट कैनाल। अब ये वेस्ट कोस्ट कैनाल कहां पर है, अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो ये है वेस्ट कोस्ट कैनाल, ये वाला इलाका है वेस्ट कोस्ट कैनाल का, इसको कोल्लम भी कहते हैं, केरला वाली साइड आपका देखने को मिलता है। मैपिंग में देखोगे तो और अच्छा आपका जो है बेसिकली पता लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और अगर तुम देखोगे विद चंपाकरा कैनाल है ना 14 किलोमीटर,
और उद्योग मंडल कैनाल जो कि लगभग 23 किलोमीटर का है, वो सारे इसी पर हमको देखने को मिलती है। उसके बाद NW4 जो कि आपका गोदावरी और कृष्णा रिवर के साथ आपका देखने को मिलता है, काकिंडा पुडुचेरी स्ट्रेच पर है। अगर इसको देखोगे तो ये है गोदावरी, इधर वाला आपका रिश्ता, ये वाला पूरा, ठीक है, गोदावरी कृष्णा ये रहा, ठीक है। उसके अलावा अगर और जाओगे तो NW5 ये ब्राह्मणी रिवर पर आपका है ना, मतई रिवर, और ये चैनल महानदी एंड ब्राह्मणी रिवर से आपका ईस्ट कोस्ट कैनाल लगभग 588 किलोमीटर तक जाती हुई दिखाई देती है। तो ये नेशनल वाटरवे 5 है। अगर पेपर में लिखने को आएगा तो यहां से एक फुल फ्लैज क्वेश्चन बनेगा कि 5 नेशनल वे को, आपका नेशनल वाटरवे को डिफाइन कर दीजिए। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रहा हूं, प्लीज इसको याद रखिएगा। NW2, NW3, NW4, फिर आपका ऐसा कर ये स्ट्रेच होते हुए चले जाएंगे, ठीक है। अब आइए ओशियनिक रूट की तरफ। अब कहां पर चलना है अपने को? अब चलना है अपने को ओशियनिक रूट की तरफ। इंडिया हैज अ वास्ट कोस्ट लाइन। अब वास्ट कोस्ट लाइन की जब वो बात करता है तो ये पूरी कोस्ट लाइन है, कायदे में 7516.6 किलोमीटर है। बट जब भी हम पॉइंट के बाद 5 से ऊपर कुछ लिखते हैं, 6 लिख दो, 7 लिख दो, तो इसको राउंड ऑफ फिगर में हम ऐसा लिखते हैं 7517। तो इसीलिए आपका यहां पर लिखा होता है 7517 किलोमीटर। ये हम पढ़ते हैं, राउंड ऑफ करते हैं ना, जब राउंड ऑफ की आपका कनेक्शन होती है तब पढ़ते हैं। तो ये है 7517 किलोमीटर। आइलैंड से बहुत सारे, और ओशियनिक रूट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। अगर 95% आप देखेंगे तो वो इंडिया की फॉरेन ट्रेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आपका हिसाब बड़े वॉल्यूम के हिसाब से, और 70% बाय वैल्यू मूव थ्रू ओशियन रूट। अगर तुम देखोगे इतना भारी सामान आपका जो है इतने बड़े लेवल पर आपका कहां से जा रहा है? ओशियनिक रूट के थ्रू। These are also used for the purpose of transportation between island and rest of the country, ठीक है, इनको भी पॉइंट को याद रखना है। अब इसके बाद अपन चलते हैं एयर ट्रांसपोर्ट की तरफ। एयर ट्रांसपोर्ट सबसे फास्टेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट भी जाना जाता है। अगर आपको एक कंट्री से किसी दूसरी कंट्री पे बहुत दूर पर आपका कहीं पे जाना है तो सबसे फास्टेस्ट और चीपेस्ट मोड तो नहीं बोलूंगा मैं इसको, ये तो सबसे आपका महंगे में आएगा। इसमें आपको क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए? एक तो कॉस्ट याद में रखनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको जो है दूसरी चीज क्या रखनी चाहिए? डिस्टेंस अपने कैलकुलेशन में आप रखो, कितना लंबा डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हैं और कितनी आपकी कॉस्ट है, तो वो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। फॉर द मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर, it has reduced distance by minimizing the travel time. Very essential for vast countries like India, where distance are large and terrain and climatic condition are diverse. अब किसी पहाड़ वाले इलाके में आपका मुझे पहुंचना है, या कहीं ऐसी जगह पर पहुंचना है जहां तक मैं पहुंच ही नहीं सकता, तो उन इलाकों पर आपका हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन ही आपका पहुंचा सकता है मुझे। एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया मेड अ बिगिनिंग इन 1911, बट इट्स रियल डेवलपमेंट टुक प्लेस इन इंडिया आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंट। क्योंकि अंग्रेजों ने आपका बेसिकली चलाया तो था, ऐसा नहीं है कि अंग्रेज आते नहीं थे, आते तो थे, बट बहुत ज्यादा डेवलपमेंट अगर सोचो कि भाई कनेक्टिविटी वगैरह थी, तो वो तो आजादी के बाद जब गवर्नमेंट आजाद हो गई तब से उन्होंने आपका टेक ओवर किया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, AAI, ठीक है, यही संभालती है आपका सारे एयरपोर्ट को। जितना भी आपका बेसिकली सेफ एफिशिएंट एयर ट्रैफिक एंड एरोनॉटिकल कम्युनिकेशन वगैरह है, वो सब कौन देखता है? वो सब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया देखती है। अथॉरिटी मैनेज 126 एयरपोर्ट, इंक्लूडिंग 11 इंटरनेशनल हैं, 86 डोमेस्टिक हैं, और लगभग 29 आपके पास सिविल इनक्लेव डिफेंस फील्ड है। और एयर ट्रांसपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो इंडिया में 2 कॉर्पोरेशन, एक तो एयर इंडिया और दूसरी इंडियन एयरलाइंस, ऐसी बहुत सारी हैं। अब तो आपका जो है इंडिगो भी आ गई है, और भी बहुत सारी है, विस्तारा वगैरह, बट ये मेजर आपका इंडिया में अगर पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से हमको यही दिखाई देती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं तुम्हें स्कीम बताने जा रहा हूं जिसका नाम है उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम की फुल फॉर्म सबसे पहले आपकी पूछी जा सकती है 1 नंबर में MCQ के तौर पर। उड़ान स्कीम की फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक के पीछे चलाने के पीछे पर्सपेक्टिव क्या था कि जो हमारा आम नागरिक है उसको एक्चुअली में एक एक्सपीरियंस मिले, एक एक्सपोजर मिले कि वो भी क्या कर सकता है, वो भी एरोप्लेन में बैठ सकता है, वो भी एरोप्लेन की आपका सैर सपाटा कर सकता है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, जो डोमेस्टिक हमारी आपका एयरलाइंस है जो कि एक जगह कहीं विद इन इंडिया आपका ट्रैवल करती हैं, उनके अंदर कुछ सीट्स पर्टिकुलरली आपका इस स्कीम के थ्रू रिजर्व कर देनी चाहिए। तो वही हुआ कि अगर हमें अपनी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम अच्छी करनी है, रीजनल एविएशन अच्छा करना है, मार्केट आपका और डेवलप करना है, तो उसके लिए आपका मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एक स्कीम लॉन्च करवाई, उड़े देश का आम नागरिक, जिससे क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट रीजनल कनेक्टिविटी। रीजनल कनेक्टिविटी मतलब कि भाई आपको बेसिकली आपका असम से अरुणाचल प्रदेश जाना है, असम से दिल्ली आना है ना। द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस स्कीम टू इनकरेज एयरलाइंस टू ऑपरेट फ्लाइट्स ऑन रीजनल एंड रिमोट रूट्स। भैया अब देखो,
अगर तुम्हें कोई फ्लाइट चलानी है तो फ्लाइट चलाने को ऐसा तो है नहीं कि भाई फ्री में चल रही है या एक जगह से दूसरी जगह गए, बहुत पैसा लगता है, बहुत फ्यूल लगता है। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने अपना दिमाग लगाया कि यार अगर रिमोट एरिया के आपका लोग भी कम पैसों में आपका आ पाएंगे यहाँ तक, तो उससे अच्छा क्या होगा, उससे अच्छा ये होगा कि एयरलाइंस ऑपरेट करेंगी, लोगों को आपका जब पैसा निकल के आएगा लोगों की जेब की बाहर, तो लोगों को एयरलाइंस वगैरह को ये लगेगा कि अच्छा यार इस इलाके में भी जा सकते हैं। तो फिर क्या होगा, तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि अच्छा तुम इन इलाके में भी आपका जाओ, जो रिमोट इलाके हैं उनमें भी आपका ऑपरेट करो, है ना। इनेबलिंग पॉलिसीज एंड एक्सटेंडिंग इंसेंटिव्स। उसके अलावा एक स्कीम और होती है जिसको हम कहते हैं पवन हंस। ये पवन हंस हेलीकॉप्टर ज्यादातर तुम हिली एरियाज में देखते हो, जैसे कभी केदारनाथ में तुमने आपका देखा होगा, नीचे से ऊपर आपका ले जाने के लिए हमारे कौन होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, जो चल नहीं पाते या जिनकी आपका जो है कहीं पर कोई परेशानी है उनको दर्शन कराने के लिए, वैष्णो देवी वगैरह में, और फिर और भी जगह, बहुत सारी जगह जहां पर है, तो वहां पर पवन हंस हेलीकॉप्टर हिली एरियाज में आपका ज्यादातर ये ऑपरेट करते हैं। एंड लिमिटेड मेनली प्रोवाइड्स हेलीकॉप्टर सर्विसेज टू पेट्रोलियम सेक्टर एंड फॉर टूरिज्म। ठीक है सर। एयर इंडिया देखेंगे तो इट प्रोवाइड्स इंटरनेशनल एयर सर्विस फॉर बोथ पैसेंजर एंड कार्गो ट्रैफिक। ये एयर इंडिया है हमारी, ठीक है, पैसेंजर भी लेकर जाती है, कार्गो भी लेकर आती है, सब कुछ। In 2025, it carried 12.2 million passenger and 4.8 lakh metric ton of cargo. 52% of total air traffic was handled only at Mumbai और दिल्ली, क्योंकि मेजर एयरपोर्ट्स हैं हमारे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और फिर उसके बाद आपका इंदिरा गांधी टर्मिनल, दोनों बहुत मेजर हैं, और उसके साथ साथ आपका जो है बेसिकली इनका सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है, सबसे ज्यादा फ्लाइट्स आपका यहीं पर लैंड करती है, और मेजर कनेक्टिविटी के हिसाब से लोग आते भी यहीं पर हैं। उसके अलावा डोमेस्टिक मूवमेंट इन्वॉल्व 2005 में 24.3 मिलियन, उसके बाद 20 लाख मैट्रिक टन्स और कार्गो। पवन हंस आपका मैंने बता दिया तुमको क्या है और कैसे आपका इंप्रूव करती है। अब जो हम चल रहे हैं, अब हम चल रहे हैं ऑयल एंड नेचुरल गैसेस पर, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है आपका पाइपलाइन का। किसका रोल रहने वाला है, पाइपलाइन का। पाइपलाइन आर द मोस्ट कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिससे हम कोई भी लिक्विड आपका एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, गैसेस हम आपका पहुंचा सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस पर। अगर तुम्हें सॉलिड्स भी आपका पहुंचाना है, वो भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है आपका पाइपलाइन के थ्रू। अब इस सबको करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है गवर्नमेंट की, जिसको हम कहते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आती है किसके, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस, एंगेज्ड इन द एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन। इसका काम क्या है, जगह जगह जाओ, वहां पर आपका खोज करो। जैसे अभी आपका अंडमान निकोबार में ये खोजा गया है कि वहां पर हो सकता है कि पेट्रोलियम हो, अगर ऐसा हुआ तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी विन हो सकती है। तो जगह जगह जाकर एक्सप्लोरेशन करो, एक्सप्लोरेशन के साथ साथ आपका प्रोडक्शन करो और ट्रांसपोर्टेशन को अच्छा करो, जिससे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैसेस क्या हो सके, इंप्रूव हो सके। 1959 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया एज एन कंपनी। एशिया की सबसे पहली क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, जो कि लगभग 1157 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, वाज कंस्ट्रक्टेड बाय ऑयल फ्रॉम नाहर कटिया फील्ड टू असम फ्रॉम बरूनी रिफाइनरी इन बिहार। ये बहुत बड़ी लाइन है। एक और चीज बता दूं, इंडिया की सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी अगर आप देखेंगे, अगर इंडिया की सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी, कभी पेपर में इसकी मार्किंग करने आए तो इसको इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये आपको मिलेगी देखने को डिगबोई में, और डिगबोई कहां पर है, असम के अंदर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा प्लीज, ठीक है। इट वॉज फर्दर एक्सटेंडेड बाय कानपुर, जो कि 1966 में आपका इसको और बढ़ाकर बड़ा किया गया। वॉज सेटअप इन 1984 एज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू बना दिया गया। ऑयल इंडिया कंपनी को, ऑयल इंडिया इसको लिमिटेड को क्या कर दिया गया, गवर्नमेंट ने बोला कि अब तुम पीएसयू की तरह काम करो, भैया तुम गवर्नमेंट के लिए तुम बहुत बड़े हो चुके हो, अब तुम्हारी आपका जरूरत छोटे लेवल पर नहीं है, तुम बड़े काम करो, अब छोटे छोटे लेवल पर आपका काम छोटी कंपनी को करने दो, है ना। प्रोसेस एंड मार्केट नेचुरल गैसेस फॉर इट्स इकोनॉमिक यूज। ठीक है सर, इतनी बात क्लियर है। अगर तुम देखोगे तो सबसे पहले जो 1700 किलोमीटर की आपका एक लॉन्ग, मतलब पूरी आपका एक गैस पाइपलाइन थी, जिसको हम एचबीजे भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हजीरा बीजापुर एंड जगदीशपुर की लाइन है। ये क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन है, जो कि किसने बनाई है, गेल ने। गेल की फुल फॉर्म मुझे बता देना, गेल की फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में फेंक कर मार देना, गेल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसके साथ कनेक्ट करता है, लिंक्ड मुंबई हाई एंड बेसिन गैस फील्ड with the various fertilizer, power and industrial complex in western and northern India. This artery provide impetus to Indian gas market. इससे क्या होगा, धीरे धीरे कर जो इंडियन गैस मार्केट है वो और ज्यादा अच्छे लेवल पर काम करेगी और आगे निकल कर आएगी। उसके साथ साथ ओवरऑल इंडियाज गैस इंफ्रास्ट्रक्चर हैज एक्सपेंडेड ओवर द टाइम्स फ्रॉम 1700 किलोमीटर टू 18,500 किलोमीटर ऑफ क्रॉस कंट्री पाइपलाइंस, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू सून रीच लगभग 3400 किलोमीटर ग्रॉस ग्रिड by linking all the gas sources and consuming market across the countries including northeastern state। तो अगर आप देखेंगे तो ये सारी आपका जो है बेसिकली चीजें
आप किस तरीके से कर रहे हैं, ये आप जो है बेसिकली इसको एक्सपेंशन की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि आपकी जो गैस पाइपलाइन है, ऑयल रेफाइनरी है, इनका जो बोलबाला है वो बहुत छोटा ना रहे, अब ये और ज्यादा एक्सपेंड करें, 34,000 किलोमीटर है, और ज्यादा बढ़े, और जिससे आपका बेसिकली जो ऑयल गैस पाइपलाइन है वो बहुत अच्छा, इससे खतरा भी रहता है। जैसे अभी जयपुर वाले हाईवे पर एक बहुत बड़ा आपका जो है हादसा भी हुआ था, मतलब अगर तुम्हें पता हो तो शायद, तो इससे बड़े खतरे रहते हैं, लोग आपका इसको बहुत आसानी से ऐसे कैजुअली आपका ट्रीट करते हैं। ये वो चीजें हैं जिसको बहुत आपका प्रिकॉशनली आपका ट्रीट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। अगर आप देखेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा है हजीरा, इधर देखो आप, हजीरा बीजापुर आप देख पा रहे हो, अगर हजीरा बीजापुर और फिर जगदीशपुर, ये पूरी गैस पाइपलाइन है जो कि हम बिछा रहे हैं, ठीक है सर, ये आपको याद रखनी है, ठीक। तो अब मुझे बताइए, आप इतनी बातें आपको समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दो रोजर दैट। तो अब जब तुम इसको देख रहे हो, क्या देख रहे हो, कम्युनिकेशन नेटवर्क की तरफ, ठीक है। अब कम्युनिकेशन नेटवर्क को जब तुम देखते हो तो ह्यूमन बीइंग्स धीरे धीरे कर कर आपका इवॉल्व हो रहे हैं। इवॉल्व ऐसे नहीं हो रहे हैं जैसे तुम देख रहे हो उसको, ठीक है, इवॉल्व होने का एक तरीका है उनका। इवॉल्व होने का तरीका क्या है, बहुत सारे मेथड ऑफ कम्युनिकेशन आ गए हैं। पहले के जमाने में आपका जो है बेसिकली हम जो इस्तेमाल करते थे वो जानवरों का इस्तेमाल करते थे, ऊंट को भेज देते थे, डॉग का इस्तेमाल करते थे, हॉर्सेस, बर्ड्स। एक कम्युनिकेशन करने के लिए आपका बेसिकली आपको बहुत सारी चीजें, जानवरों का ज्यादातर इस्तेमाल हुआ करता था। इवन आप देखेंगे तो पुराने सिस्टम में पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राम, ये सारी चीजें भी आपका जो है बेसिकली लगभग आपको देखने को मिल ही जाती थी। प्रिंटिंग प्रेस हो गई, फिर उसके बाद टेलीफोन, सैटेलाइट, ये सारी चीजें आपका जो है बेसिकली धीरे धीरे कर कर आई, इवॉल्व हुई। बट अगर तुम एंशिएंट सिल्क रूट को देखोगे, ड्रम, ओ भाई ड्रम, ये ऐसी चीजें क्यों लिख देते, ये हमारे विवेक भाई यार डरा देते हैं यार, ड्रम, होलो ट्रंक, ऐसी भाई ऐसी चीजें मत लिखा करो यार विवेक भाई, क्या क्या करते हो यार तुम, ड्रम ड्रम देख के तो मुझे बैठी डर लग जाता है। तो ड्रम, ट्री ट्रंक, गिविंग इंडिकेशंस थ्रू स्मोक, फायर। तो पहले ये कम्युनिकेशन के तरीके होते थे, जैसे मान लो कहीं पर आपका जो है बेसिकली तुम्हें मदद की जरूरत थी, तो आग लगा दी कि अच्छा आओ 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 बेटा, आपका यहाँ पे पता लग जाता, अच्छा वहां पे जरूरत है, भागो भागो, घोड़े लेके भाग रहे हैं भाई साहब, ठीक है, पिक्चरों में देखा होगा तुमने। या फिर कहीं पर आपका जो है बेसिकली मैसेज भिजवा दिया, ठीक है, किसी के थ्रू, इंसानों को भी इस्तेमाल किया जाता था। फिर धीरे धीरे कर डेवलपमेंट के और बहुत सारे तरीके आए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका और इंप्रूव हुआ। अब दो तरीके के कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं, एक पर्सनल होता है और एक मास कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम और मास कम्युनिकेशन सिस्टम को अगर आप देखेंगे, पर्सनल में मतलब जैसे मुझे अपना कोई एक संदेश भिजवाना है कि श्री 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 महाराज राजाधिराज अभिषेक पांडे जी की आपका जो है सेना एक श्री 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 आयुष्मती ऐसा करके आपका जो है श्रीमती के पास आपका जो है जाए, पीहू जी के पास आपका पहुंच गई है, तो ये पर्सनल कम्युनिकेशन हो सकते हैं मेरे। और मास कम्युनिकेशन क्या हो सकता है कि अबे चलो जाओ, मैं वो भिजवा दो उस राजा के पास आपका जो है ऐसा करके। पर्सनल तो मेरा पर्सनल है ना, और वो मतलब वैसा वाला आपका क्या है, वैसा वाला तो किसी के पास भी पहुंच जाओ तो क्या ही दिक्कत है, टेंशन कोई है ही नहीं। पर्सनल के अंदर अमंग ऑल द पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम, आज के जमाने में इंटरनेट सबसे ज्यादा हो गया विचित्र। कैसे विचित्र हो गया है, हेलो बाबू खाना खाया तुमने, अबे खाना खाया है उसने, खाना खाना क्या खाया है, ठीक है। तो वो व्हाट्सएप हो गया, फिर वहां भी काम नहीं चल रहा है तो इंस्टाग्राम हो गया है, इंस्टाग्राम नहीं है तो स्नैपचैट हो गया है। बिल्ली के मुंह वाली शक्लें बना दे रहे हैं भाई साहब, कान ऐसे हो गए इनके खचेड़ू जैसे, चूड़ी पहन ले रहे हैं भाई साहब हाथों में, ओम तो भैया ऐसा लग रहा है जैसे करवा चौथ तो यही मना रहे हैं, ठीक है। इट इज वाइडली यूज्ड इन द अर्बन एरियाज, enables the user to establish direct contacts through email। अब तुम देखो जितने भी फॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं वो आजकल किसके थ्रू हो रहे हैं, ईमेल्स के थ्रू हो रहे हैं। एंड गेट एक्सेस टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। आज तुम्हारे पास आपका गूगल है, मान लो मास्टर ने कोई चीज पढ़ाई, कहीं डेटा मेरा गलत हो गया, तो भाई साहब तुमने तुरंत चेक कर लिया, और मास्टर गलत पढ़ाए हो तुम, हाँ तुरंत लिख देते हैं कमेंट सेक्शन में। पहले क्या था, जो मास्टर जी ने पढ़ा दिया वही मानना पड़ता था कि भैया इनको ही नॉलेज है, हमें का नॉलेज है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपका बेसिकली तुम्हें एक इंफॉर्मेशन और बाकी चीजों को एक्सेस करने के लिए बनाई गई है। इट इज इंक्रीजिंगली यूज्ड फॉर ई कॉमर्स, कैरिंग आउट मनी ट्रांजेक्शन। अब तुम देखो ई कॉमर्स साइट कितनी सारी हो गई हैं भैया, आज के जमाने में आपका जो है ब्लिंकिट आ गया है, जोमेटो आ गया है, ये सारी चीजें आपको खुल गई हैं। फिर 10 मिनट में डिलीवरी है ना, तो ये सारी चीजें, इससे क्या हो रहा है, इससे ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा बढ़ा है, लोगों की नौकरियां बढ़ गई हैं। इंटरनेट इज लाइक अ ह्यूज सेंट्रल वेयर हाउस ऑफ डेटा विद डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस आइटम्स। The network through internet email provides efficient access to the information and comparatively low cost। तो अब जल्दी से आपका जो है, जैसे पहले क्या करना पड़ता था, पहले मैसेज भेजने के लिए बहुत सारे आपका जो है किसी को भेजना पड़ता है, ये सारी चीजें हैं, कहीं से कहीं जाता था, पैसा भी लगता था डाक ऑफिस के थ्रू। अब क्या है, अब तुरंत ईमेल चला जाता है, 1 सेकंड बस, खाली डेटा ही तो लगता है, 2-4 KB आपका जो है इंटरनेट, 2-4 MB लग जाता होगा बस, उसके अलावा सीधे ईमेल यहाँ से वहां।
फिर क्या आता है, मास कम्युनिकेशन में देखेंगे तो आपको रेडियो सबसे पहले दिखाई देगा। अगर आप रेडियो ब्रॉडकास्टिंग को देखेंगे तो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग जो सबसे पहले शुरू हुई थी इंडिया में, ये 1923 में शुरू हुई थी। आप देख रहे हैं भाई साहब कितना प्यारा सा रेडियो है। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के नाम से इसको जाना गया। बाद में 1930 में ये बाद में कंट्रोल में आ गया किसके, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के, और बाद में इसका नाम चेंज किया गया ऑल इंडिया रेडियो 1936, और फिर आकाशवाणी 1957 में। फिर चाहे इमरजेंसी की बातें हों, फिर चाहे आपका इमरजेंसी पहुंचाना हो, या फिर आपका फेमस स्पीचें हों आपका जो है सुभाष चंद्र बोस जी की, या फिर किसी ने भी आपको, तो उन्होंने जो कम्युनिकेशन किए हैं वो रेडियो के थ्रू ही किए हैं। आज भी रेडियो एक ऐसा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो गांव में लोगों को एक साथ पता नहीं तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं, हमारे तो ढलान बोलते हैं, वहां पर आपका बैठते हैं, है ना, नाना नानी के यहाँ आपका जाता था मैं, तो ढलान पे आपका जो एक साथ बैठ जाते थे, रेडियो चलता था। आकाशवाणी 92.7 एफएम से आपका मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज के समाचार हैं इस प्रकार, ये लोग आज भी सुनते हैं भाई साहब, रेडियो को आपका सुनने का मीडियम है, बहुत कनेक्टिविटी के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है, मतलब इमोशन जुड़े हुए हैं लोगों के इसके साथ। ऑल इंडिया ब्रॉडकास्टिंग, अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम, धीरे धीरे कर आपका उस पर एजुकेशन की बातें भी आने लग गई कि भाई यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी है, प्रमोशन के लिए भी उसको इस्तेमाल किया गया। फिर उसके साथ आपका उसको और किस लिए इस्तेमाल किया गया, उसको इस्तेमाल किया गया आपका न्यूज पहुंचाने के लिए, उसको इस्तेमाल किया गया गाने सुनवाने के लिए, बहुत सारी आपका इंफॉर्मेशन पास करने के लिए, एग्रीकल्चर में आपका जो है अगर कोई इंफॉर्मेशन आई है उसको पास करने के लिए, एंड स्पेशल न्यूज बुलेटिन्स बर ब्रॉडकास्ट, ठीक है। इसके अलावा फिर धीरे धीरे कर हम कहां पहुंचे, फिर हम पहुंच गए आपका टेलीविजन पर। ये आज का टेलीविजन है भाई साहब, जिसपे यूट्यूब भी आता है, म्यूजिक भी आता है, नेटफ्लिक्स भी आता है, पेंडोरा, एचडी मूवीज, हुलुलु, है ना, बीमियो, फिर सब कुछ आ रहा है भाई साहब। इस पे अमेजॉन प्राइम रह गया, वो भी लगाऊंगा बाद में। तो टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग बाद में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आया, और ये एक मीडियम की तरह आया। पहले आपका जो है ऐसे वाले शटर क्लोज वाले आपका जो है टीवी आते थे, पहले ऐसे शटर क्लोज हो जाता था, ब्लैक एंड व्हाइट टाइप, है ना, उसमें ऑडियो विजुअल्स आए तो लोगों को और मजा आने लग गया कि अच्छा अब ये भी आ गया, इंफॉर्मेशन होने लग गई है, मास एजुकेशन पे आपका जो है बहुत काम होने लग गया। फिर नेशनल कैपिटल में सबसे पहली बार आपका 1959, मतलब दिल्ली की बात हो रही है, वहां पर आपका टीवी को देखा गया। 1972 के बाद अदर सेवरल सेंटर्स बिकेम ऑपरेशनल, और 1976 में टीवी वाज डीलिंक्ड फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो एंड गॉट अ सेपरेट आइडेंटिटी। पहले आपका जो ये रेडियो का ही पार्ट हुआ करता था, बाद में हमने क्या सोचा कि अगर ये ऑडियो विजुअल और रेडियो में कोई अंतर तो होना चाहिए, फिर इसको आपका नाम दिया गया दूरदर्शन, डीडी नेशनल, जो आज भी आपका फेमस रहता है। जितने भी आपका गवर्नमेंट के कोई भी आपका इंफॉर्मेशन पास होती है तो ज्यादातर आपका डीडी नेशनल से ही पास करते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट का आपका डेटा है। इनसेट 1A के बाद नेशनल टेलीविजन DD1 बिकेम ऑपरेशनल, कॉमन नेशनल प्रोग्राम CNP, धीरे धीरे कर ये स्टार्ट हुए। फिर उसके बाद एंटायर नेटवर्क एंड इट्स सर्विसेज वर एक्सटेंडेड टू बैकवर्ड एंड रिमोट रूरल एरियाज, तो वहां पर भी आपका धीरे धीरे कर पहुंच लग गए। फिर हमारे पास बहुत सारी सैटेलाइट आई, इनसेट आया, फिर आपका भाई, तो मुझे सैटेलाइट के नाम भी बताना, एनसीईआरटी में दे भी रखे हैं। आर मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन देमसेल्फ एज वेल एज टू रेगुलेट यूज ऑफ अदर मींस ऑफ कम्युनिकेशन। अब सैटेलाइट क्या करता है, सैटेलाइट से आपका जो है बेसिकली बहुत सारी इमेजेस कैप्चर करना, हमें पता लगाना कहां पर क्या है, कोई डेटा कलेक्ट करना, वहां की इंफॉर्मेशन लेकर आना। तो सैटेलाइट इमेजेस, वेदर की इंफॉर्मेशन, वेदर फोरकास्टिंग, आज तुम आज तक खोलते हो तो दिन में 4 बार वो वेदर फोरकास्ट बता देते हैं, ठीक है, कहां पर बारिश हो रही है, कहां पर बाढ़ आने वाली है, यही एक काम की न्यूज है, बाकी तो सब फर्जी आती है उधर, है ना। मॉनिटरिंग ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज, बॉर्डर एरियाज की आपका इंफॉर्मेशन वगैरह पहुंचाना तुम तक, ये बहुत आसान हो गया है। इंडिया में अगर तुम देखोगे इंडियन सैटेलाइट सिस्टम इनसेट, उसके स्टैब्लिश होने के बाद 1983 में फिर 1S मल्टीपर्पज सैटेलाइट आ गई। फिर धीरे धीरे कर आपका इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट आई। डी सैटेलाइट क्या करती है, ये सैटेलाइट डेटा कलेक्ट करती है, स्पेक्ट्रल बैंड्स होते हैं इनके पास बहुत सारे, जो कि क्या करते हैं, ग्राउंड स्टेशंस को आपका कनेक्ट करते हैं, और ग्राउंड स्टेशंस को कनेक्ट करने के बाद वेरियस यूज के लिए भी आपका इनको इस्तेमाल किया जाता है। रिमोट सेंसिंग एजेंसी NRSA, जो कि हमारा कहां पर है, हैदराबाद में। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि NRSA का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो हैदराबाद बताएंगे आप। दीज आर वेरी यूजफुल फॉर मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज के आपका इस्तेमाल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज होती हैं। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। आराम से इसको तसल्ली के साथ नोट्स बनाओ, लिखो, बकायदा आपका समझते हुए चलो, एंड आई होप कि तुम्हें मजा भी आ रहा होगा, साथ साथ बहुत सारी चीजें भी देखने को मिल रही होंगी। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना वो सारे क्वेश्चन जो मैंने तुमसे इस पूरे वीडियो के दौरान पूछे हैं, और पढ़ाई को लगातार कंटिन्यू करते रहो। समय अब नजदीक आ रहा है और तुम्हें इसी तरीके से आपका मेहनत करती रहनी है, ठीक है। मैं मिलूंगा तुम्हें एक और नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। हार नहीं माननी है जब तक तुम खुद को ना पालो, मैं तुम्हारे साथ हूं जब तक तुम अपनी मंजिल तक ना पहुंचो। जय हिंद।